हर इंसान की सबसे गहरी जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान? शायद, लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इन सबसे पहले एक और जरूरत होती है, पहचान, आइडेंटिटी। इंसान सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहता, वो ये भी चाहता है कि उसे पता हो कि वो कौन है, वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसकी कहानी क्या है, उसके हीरोज कौन है, उसके दुश्मन कौन है और उसका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। इसीलिए जब हम बलूचिस्तान की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स या सिक्योरिटी पर तवज्जो देना काफी नहीं होता, हमें इंसानी जहन के अंदर भी झांकना पड़ता है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के मुताबिक लोग अपनी पहचान मुख्तलिफ ग्रुप से हासिल करते हैं। कौम, जबान, मजहब, कबीला, मुल्क, कल्चर, ये सब आइडेंटिटी के सोर्सेज होते हैं। जब कोई ग्रुप महसूस करे कि उसकी पहचान को खतरा है या उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो रिएक्शन पैदा होता है, कभी सियासी, कभी समाजी और कभी इंतहाई सूरत में बगावत की शक्ल में। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है, हर ग्रीवेंस बगावत में तब्दील नहीं होती और हर बगावत सिर्फ ग्रीवेंस की वजह से पैदा नहीं होती। साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इसीलिए दुनिया भर में कुछ इलाके महरूम होने के बावजूद पुरअमन रहते हैं और कुछ इलाके तरक्की के बावजूद तनाजा का शिकार हो जाते हैं। सवाल ये नहीं कि सिर्फ मसला मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि लोग उस मसले को किस तरह महसूस करते हैं, क्योंकि सियासत में परसेप्शन अक्सर रियलिटी जितना ही ताकतवर होता है। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ परसेप्शंस रखते हैं। कुछ लोग स्टेट को डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की कुव्वत समझते हैं, कुछ लोग उसे कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन की कुव्वत समझते हैं। और जब एक ही इंस्टीट्यूशन के मुतालिक इतने मुख्तलिफ तसव्वुरात मौजूद हों तो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। ट्रस्ट डेफिसिट, ये दो अल्फाज बहुत छोटे हैं लेकिन कई दफा पूरी सियासी तारीख इन्हीं दो अल्फाज के गिर्द घूमती है। जब भरोसा टूट जाता है तो हर पॉलिसी शक की नजर से देखी जाती है, हर प्रोजेक्ट पर सवाल उठता है, हर फैसले के पीछे हिडन मोटिव्स तलाश किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे मुआशरे मुकालमे की बजाय मुकाबले की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी साइकोलॉजी को समझे बगैर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हल मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग फैक्ट्स के लिए नहीं लड़ते, वो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ते हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं, अपनी कहानी के लिए लड़ते हैं। और जब कहानियां टकराती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ जमीन का नहीं, सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, सिर्फ सियासत का नहीं, ये नैरेटिव्स का भी मसला है। और जब तक नैरेटिव्स को समझा नहीं जाता तब तक सॉल्यूशंस भी अधूरे रहते हैं। चैप्टर 3, द सरदारी सिस्टम। अगर आप बलूचिस्तान की तारीख को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हुकूमतों की कहानी नहीं समझनी होगी, आपको कबीलों की कहानी भी समझनी होगी। क्योंकि बलूचिस्तान में सदियों तक रियासत से पहले कबीला था, कानून से पहले रिवायत थी और ब्यूरोक्रेसी से पहले सरदारी निजाम था। आज जब सरदारी सिस्टम का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तस्वीर के मुताबिक सरदार जुल्म, पिछड़ेपन और सियासी कंट्रोल की अलामत है। दूसरी तस्वीर के मुताबिक सरदार कबीले की इज्जत, तहजीब और पहचान के मुहाफिज हैं। लेकिन हकीकत अक्सर इन दोनों इंतहाई तस्वीरों के दरमियान कहीं मौजूद होती है। सदियों पहले जब मॉडर्न स्टेट्स मौजूद नहीं थी, ना पुलिस थी, ना कोर्ट्स, ना हाईवेज और ना ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, उस वक्त कबीला ही सोसाइटी था, कबीला ही वेलफेयर सिस्टम था, कबीला ही सिक्योरिटी सिस्टम था और कबीला ही इंसाफ का निजाम था। एक फर्द की पहचान उसके नाम से कम और उसके कबीले से ज्यादा होती थी। इसीलिए सरदारों का किरदार सिर्फ सियासी नहीं था, वो मीडिएटर भी थे, जज भी थे और कई सूरत में प्रोटेक्टर भी थे। लेकिन हर सोशल स्ट्रक्चर की तरह सरदारी निजाम के भी फायदे और नुकसान दोनों थे। फायदा यह था कि इस निजाम ने सख्त ज्योग्राफिकल कंडीशंस में सोशल ऑर्डर कायम रखा। दूर दराज इलाकों में जहां स्टेट का असर बहुत कम था, कबीलों ने मुआशरे को टूटने नहीं दिया, रिवायत और तहजीब को महफूज रखा, बलोची जबान और कबीलाई कल्चर को जिंदा रखा। लेकिन वक्त के साथ दुनिया बदलती गई, मॉडर्न एजुकेशन आई, नेशन स्टेट्स मजबूत हुए, इकोनॉमीज इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई और सवाल उठना शुरू हुआ, क्या वो निजाम जो 18th सेंचुरी में काम करता था 21st सेंचुरी में भी उतना ही मौसर रह सकता था? इसी सवाल पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। तनकीद करने वालों का कहना था कि कुछ सरदारी स्ट्रक्चर्स ने तालीम और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को स्लो किया। कुछ लोगों के मुताबिक लोकल अवाम और रिसोर्सेज पर कंट्रोल ने सियासी और इक्तसादी मोबिलिटी को महदूद रखा। लेकिन सरदारी सिस्टम के हिमायती इस तनकीद को मुकम्मल सच नहीं समझते। उनका कहना है कि अगर स्टेट ने दूर दराज इलाकों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस वक्त पर फराहम नहीं किए तो हर जिम्मेदारी सरदारों पर डाल देना भी इंसाफ नहीं। यहां से एक बहुत अहम फिलोसॉफिकल सवाल पैदा होता है, जब मुआशरा पिछड़ा रह जाए तो जिम्मेदार कौन होता है, लोकल एलीट्स या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस या दोनों? और शायद बलूचिस्तान की कहानी में जवाब भी दोनों ही हैं, क्योंकि तारीख में बहुत कम मसाइल ऐसे होते हैं जिनके जिम्मेदार सिर्फ एक तरफ हों। अक्सर सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर नताइज पैदा करते हैं। इसीलिए सरदारी सिस्टम को समझना जरूरी है, ना इसलिए कि उसे रोमांटिसाइज किया जाए और ना इसलिए कि उसे तमाम मसाइल की बुनियाद करार दिया जाए, बल्कि इसलिए कि बलूचिस्तान की सियासी और समाजी डायनामिक्स को समझा जा सके।
क्योंकि जब तक हम कबीलों की सियासत को नहीं समझेंगे, हम बलूचिस्तान की सियासत को भी पूरी तरह नहीं समझ सकेंगे। और यहीं से कहानी एक और गहरी सिमत में दाखिल होती है, एक ऐसी सिमत जहां कबीले नहीं बल्कि रियासत खुद मरकज में और सवाल उठता है, रियासत अपनी बका के लिए क्या करती है और कितनी दूर तक जा सकती है। यहीं से शुरू होता है चैप्टर 5, मैकियावेली एंड पावर पॉलिटिक्स। चैप्टर 5, मैकियावेली एंड पावर पॉलिटिक्स। तारीख के सफर में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो सिर्फ अपने दौर को नहीं समझते, बल्कि इंसानी कुदरत के बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करते हैं। 16th सेंचुरी के इटली में एक ऐसा ही शख्स पैदा हुआ, निकोलो मैकियावेली। एक ऐसा फिलोसोफर जिसे कुछ लोग सियासी हकीकत पसंद समझते हैं और कुछ लोग सियासत का सबसे बेरहम मुफक्किर। लेकिन चाहे कोई उससे इत्तेफाक करे या इख्तिलाफ, आज भी दुनिया की सियासत में उसके सवालात जिंदा हैं और उन सवालों की गूंज बलूचिस्तान जैसी जगहों में भी सुनी जा सकती है। मैकियावेली ने एक बुनियादी बात कही थी, रियासत की पहली जिम्मेदारी उसकी बका है। अगर रियासत ही ना रहे तो कानून नहीं रहेगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे, अमन नहीं रहेगा। इसीलिए हर स्टेट अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बहुत अहमियत देती है। हर स्टेट अपनी सरहदों की हिफाजत करती है। हर स्टेट बगावत और फ्रैगमेंटेशन से खतरा महसूस करती है। यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, क्या रियासत सिर्फ कुव्वत से चल सकती है? क्या सिर्फ फोर्स स्टेबिलिटी पैदा कर सकती है, या फिर स्टेबिलिटी के लिए लेजिटिमेसी भी जरूरी होती है? मैकियावेली के नजदीक हुक्मरान को कभी कभी सख्त फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एक और बात करती है। वो कहती है कि सिर्फ कंट्रोल और अथॉरिटी काफी नहीं, लोगों की रजामंदी भी जरूरी है, यानी लेजिटिमेसी। इसी मुकाम पर बलूचिस्तान का मसला एक सिक्योरिटी इशू से ज्यादा एक पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल इशू बन जाता है, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दो कुव्वतें होती हैं, एक फोर्स और दूसरी कंसेंट, एक खौफ और दूसरी रजामंदी, एक अथॉरिटी और दूसरी लेजिटिमेसी। तारीख हमें बताती है कि फोर्स टेरिटरी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन फोर्स दिलों को कंट्रोल नहीं कर सकती। और जब दिल और जमीन मुख्तलिफ सिमतों में चलने लगे तो तनाजा पैदा होता है। ये बात सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं, दुनिया की हर रियासत के लिए सच है। रोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक हर जगह एक ही सवाल दोबारा पैदा होता रहा, क्या कुव्वत वफादारी पैदा कर सकती है या वफादारी इंसाफ से पैदा होती है? बलूचिस्तान की कहानी में भी यही सवाल नजर आता है। स्टेट के नजदीक सिक्योरिटी एक हकीकी कंसर्न है, क्योंकि हर रियासत अपनी वहदत और स्टेबिलिटी को बचाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोकल कम्युनिटीज के अंदर महरूमी, सियासी बेअसरी और ट्रस्ट डेफिसिट के एहसास भी मौजूद रहते हैं। और जब सिक्योरिटी और ग्रीवेंस एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाएं, तो मसला और पेचीदा हो जाता है। मैकियावेली कहते हैं कि हुक्मरान को रियलिटी को वैसी देखना चाहिए जैसी वो है, ना कि वैसी जैसी वो देखना चाहता है। अगर हम इस प्रिंसिपल को बलूचिस्तान पर अप्लाई करें, तो हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को रियलिटी की नजर से देखना होगा। स्टेट को भी, पॉलिटिकल इलीट्स को भी, सरदारों को भी, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भी और अवाम को भी, क्योंकि हर साइड अपनी कहानी रखती है और हर साइड अपनी गलतियां भी रखती है। स्टेट अगर सिर्फ सिक्योरिटी को देखे और गवर्नेंस को इग्नोर करे तो मसला पैदा होता है, लेकिन अगर कोई मूवमेंट सिर्फ ग्रीवेंसेस को देखे और वायलेंस के नताइज को इग्नोर करे तो भी मसला पैदा होता है। अगर सियासी लीडरशिप सिर्फ इलेक्शंस को देखे और इंस्टीट्यूशंस को नजरअंदाज करे तो भी मसला पैदा होता है। और अगर मीडिया सिर्फ इमोशंस को बेचे और फैक्ट्स को भूल जाए तो भी मसला पैदा होता है। यानी असल चैलेंज ये नहीं कि गलती किसने की, असल चैलेंज ये है कि हर स्टेक होल्डर अपनी गलती को कितना पहचानता है। मैकियावेली का एक और दिलचस्प पहलू भी है। वो कहते हैं कि हुक्मरान को सिर्फ खौफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खौफ टेम्पररी होता है। जब कुव्वत कमजोर होती है, खौफ भी कमजोर हो जाता है, लेकिन लेजिटिमेसी और ट्रस्ट ज्यादा देर तक कायम रह सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न गवर्नेंस का मरकजी उसूल सिर्फ अथॉरिटी नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी है, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन है, सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि इंक्लूजन है। और शायद यही वो नुक्ता है जहां बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तय होगा, क्योंकि आखिर में हर कॉन्फ्लिक्ट एक सवाल पर आकर रुक जाता है। लोग रियासत से असल में क्या चाहते हैं? सिर्फ अमन, सिर्फ रोड्स, सिर्फ प्रोजेक्ट्स, या इज्जत भी, नुमाइंदगी भी और फैसला साजी में अपनी आवाज भी? और दूसरी तरफ रियासत आवाम से क्या चाहती है? सिर्फ इताअत या मुश्तरका जिम्मेदारी भी? ये सवालात सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, ये हर मॉडर्न नेशन स्टेट के सवालात हैं। और शायद इसीलिए बलूचिस्तान को समझना पाकिस्तान को समझने के बराबर है, क्योंकि यहां हम सिर्फ एक सूबे की कहानी नहीं देख रहे, हम स्टेट और सोसाइटी के दरमियान उस रिश्ते को देख रहे हैं जिस पर हर मुल्क की बुनियाद कायम होती है। और जब ये रिश्ता कमजोर हो जाए तो सिर्फ सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा नहीं होता, भरोसे का क्राइसिस पैदा होता है। और तारीख गवाह है कि हर सियासी क्राइसिस से ज्यादा मुश्किल भरोसे का क्राइसिस होता है। इसी भरोसे के क्राइसिस को समझे बगैर हम बलूचिस्तान की कहानी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। और इसीलिए अब हमें नजर डालनी होगी उन फैसलों पर जिन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि उन्होंने इस ट्रस्ट डेफिसिट को मजीद गहरा किया। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 6, स्टेट मिस्टेक्स। चैप्टर 6, स्टेट मिस्टेक्स। हर
तारीख की कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जहां सवाल सिर्फ